हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 10 है जो कि बीपीएससी मेकर के द्वारा ये बनाया गया है 69th बीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए, जो कि सितंबर 2023 में होने वाला है। टेस्ट नंबर 1 से लेके 10 तक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और इसके अलावा और भी कोचिंग का अपलोड किए हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाके देखिए, शायद आप लोगों को पसंद आए। और जैसे ही टेस्ट ख़त्म हो जाएगा उसके एक दिन के बाद इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी पर। हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे लिंक को। जो लोग नहीं जुड़े हैं, जिनको पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और लेते हैं पहला क्वेश्चन। के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को एक बार फिर से नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा मिला है। बताएं कि किस वर्ष नेशनल स्टेटस का दर्जा छीन लिया गया था इससे। तो देखिए, दरभंगा रिसर्च सेंटर जो है, मखाना रिसर्च सेंटर, ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है और नेशनल इम्पोर्टेंस का ये जो है दर्जा इसको जो मिला था। इसका स्थापना सबसे पहले देख लीजिए 2002 में इसका स्थापना किया गया था और 3 साल बाद मतलब 2005 में इसका नेशनल स्टेटस छीन लिया गया था। ठीक है, फिर लंबे समय के बाद फिर से इसको नेशनल स्टेटस का दर्जा मिला है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत अब जो होगा मखाना के साथ साथ मछली और जलीय फलों का भी जो रिसर्च होगा इस पर। और मखाना से बात आया है तो 14 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिला है। तो याद रखिएगा, तो ये 2005 में इसको राष्ट्रीय स्टेटस का दर्जा मिला था मखाना रिसर्च सेंटर को, जो कि दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। नवंबर 2022 में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये सम्मानित किया गया है जो भागलपुर में स्थित एनटीपीसी कहलगांव में, उसको स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है तथा सुरक्षा की श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए इसको प्रतिष्ठित किया गया है। ठीक है, 23 मई 1984 को इसका आधारशिला रखा गया था। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो चंद्रशेखर सिंह थे उसके द्वारा ये रखा गया था। सुपर थर्मल पावर प्लांट का काम 1985 में स्टार्ट किया गया था एनटीपीसी कहलगांव के द्वारा। मार्च 1992 में 210 मेगावाट क्षमता वाली पहली यूनिट का संचालन शुरू हुआ था। उसके बाद इससे संबंधित एक और है नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट। अक्सर बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो ये हो गया कहलगांव बिजली संयंत्र, एनटीपीसी कहलगांव में, उसको दिया गया स्वर्ण शक्ति अवार्ड 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 70वां वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, 4 नंबर। भारतीय सेना द्वारा निम्न में से कहाँ दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था जम्मू कश्मीर में। और ये बेसिकली इसका आयोजन उधमपुर के भारतीय सेना के उत्तरी कमान की ओर से किया गया था। चलिए, जम्मू कश्मीर की बात आ गई तो 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू हुआ था। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के प्रावधानों को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का 2 नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। संविधान के भाग 21 में धारा 370 के बारे में वर्णन मिलता है। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का है। ठीक है, मतलब कहने का ये हो गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान में है वो है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग बात कर रहे हैं। तो 4 का सही आंसर हो गया सी। है 5। हाल ही में 16 मई 2023 को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया गया। बताएं कि हाल ही में किस तिथि से बिहार में चौथी कृषि रोड मैप लागू हुआ है। तो ये देखिए, बिहार में चौथी कृषि रोड मैप जो है 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। इसकी अवधि 31 मार्च 2028 तक रहेगी। इसके तहत बिहार सरकार कृषि से जुड़ी विकास कार्यों पर करीब जो है 1.6 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी। तो याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2023 से चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है। 2028 तक इसका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है?
तो देखिए भारत के 3 सबसे बड़े निर्यातक देश कौन से हैं, तो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमीरात है और नीदरलैंड है। तो तीसरा पूछा जा रहा है, तो तीसरा नीदरलैंड होगा। ठीक है, तो ये 3 कंट्री आप याद रखेंगे, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात एवं नीदरलैंड, ये 3 सबसे बड़े निर्यातक देश है भारत का। ठीक, और सब भारत के 3 सबसे बड़े आयातकार देश कौन सा है, तो ये अमेरिका निर्यातक और आयातक देश में के अंतर्गत दोनों आता है। तो दोनों में ये पहले नंबर पे है। तो आयातक में पहले अमेरिका, फिर चीन, फिर संयुक्त अरब अमीरात आता है। तो इसका हो गया तीसरे नंबर पे नीदरलैंड है। 6 का हो गया सही आंसर बी। क्वेश्चन है 7 नंबर, 19 नवंबर 2022 को कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी किया है, तो ये किया गया है भारत देश के द्वारा। 2018 में पेरिस में किया गया था, 2019 में मेलबर्न में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ 7 संयुक्त वायु सेना अभ्यास निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित हुआ था, तो देखिए ये हुआ था राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था और ये 7वां संस्करण था। अभी तक जो है मतलब कि 2003, 2004, 2014 ये सब आयोजित भारत में हुआ है और 7वां संस्करण भी भारत में ही किया गया था। ठीक है, ये जो है शक्ति अभ्यास का नाम आप लोग सुने होंगे। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक और सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है वज्र प्रहार 2022। ये 13वां वज्र प्रहार था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ है और हिमाचल प्रदेश में ये आयोजित किया गया था। फिलहाल यहाँ पे पूछा जा रहा है गरुड़ 7 का, तो 7 मतलब है 7वां संस्करण हुआ था। ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ था और ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। 9 नंबर, नताशा पिरक मुसर निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, तो ये चुनी गई है स्लोवेनिया की। नंबर है 10, इसमें कहा जा रहा है पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 17 मई 2023 को बिहार सरकार द्वारा कितने पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया गया है, तो देखिए पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 17 मई 2023 को बिहार सरकार ने राज्य के पुलिस थाने एवं पुलिस मुख्यालय के विभिन्न इकाइयों के लिए 576 पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, जिसमें क्या है कि सेवारत बिहार पुलिस की कार्य कुशलता बढ़ेगी और अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 150 से लेकर 160 की संख्या में पुलिस बल तैनात करने का निर्देश जारी कर दिया था। और 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट जारी किया गया था टाटा ट्रस्ट के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार ये जिक्र हुआ है कि सर्वाधिक पुलिस जो महिला पुलिस जो है बिहार में है, भारत में। ठीक है, भारत में सबसे महिला पुलिस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये है बिहार में। दिसंबर 2022 में बिहार का नया एक डीजीपी अपॉइंट हुआ है जिसका नाम है राजविंदर सिंह भट्टी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 का 576, सही आंसर है 10 का बी। नंबर है 11, इसमें कहा जा रहा है बुपला परनीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। बताएं कि उसका संबंध इनमें से किस राज्य से है, तो देखिए ये अभी हाल ही में 15 वर्षीय एक युवक है जो शतरंज खिलाड़ी है और जिसका नाम है बुपला परनीत है। ये भारत के 82वें तेलंगाना के ये रहने वाले हैं ये, और तेलंगाना राज्य की अगर बात करें तो तेलंगाना में ये 6ठे ग्रैंड मास्टर का जो अपने नाम किए हैं। ठीक है, तो इसका संबंध डायरेक्टली कहाँ से है, तेलंगाना राज्य से है। तेलंगाना के 6ठे और भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें तेलंगाना दिया नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, पिछले साल 2022 में हाल ही में मणिपुर में अमूर फाल्कन महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो देखिए 2022 में जो अमूर फेस्टिवल है ये इसका जो 7वां संस्करण अभी मनाया गया ये मणिपुर में। ठीक है, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था मणिपुर में। ये बेसिकली दुनिया का सबसे लंबे समय तक उड़ने वाली पक्षी जिसका नाम है अमूर फाल्कन, जिसको बाज बोला जाता है, इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाता है इस महोत्सव के द्वारा। ये सबसे पहले आयोजित किया गया था 2015 में। अमूर फाल्कन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी लाया गया था 1972 में, जिससे इसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक,
और अगर हम लोग बात करें नीतीश कुमार की पार्टी, जैसे बिहार के, अगर इसका संबंध क्या है ये मणिपुर से, तो देखिए नीतीश कुमार का जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड को मणिपुर में अभी राज पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अमूर फाल्कन महोत्सव का 7वां संस्करण मणिपुर में आयोजित हुआ था। तो सही आंसर है 12 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो ये देश है अफगानिस्तान। अगर हम लोग पोलियो के संदर्भ में भारत की अगर हम लोग बात कर ले तो देखिए 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो के दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वर्ष 2011 में अंतिम पोलियो मरीज मिला था। 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। पूरे भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा था पोलियो को ख़त्म करने के लिए। आप लोग सुने भी होंगे 2 बूंद जिंदगी की। इसकी शुरुआत किया गया था 16 मार्च 1995 को, और 16 मार्च को हर साल मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है हरियाणा। तो इसका आयोजन बेसिकली किया गया था उड़ीसा के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में, जो कि 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था इसमें। और ये जो किया गया था 4 मई से लेकर 14 मई तक ये प्रतियोगिता यहाँ पर चला था। इसमें विजेता हरियाणा रहा था और उप विजेता के रूप में झारखंड रहा था, ठीक है। तो हरियाणा जीते थे झारखंड को हराकर। 15 नंबर, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कहाँ जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया है तेलंगाना के हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय वायुसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो देखिए ये है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने संभाला है। ये 47वें उप प्रमुख के रूप में इनको पदभार दिया गया है, ठीक। तो ये सही आंसर हो गया इसका सी, आशुतोष दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल जो हाल ही में खबरों में है, बताएं कि इसका संबंध किस राज्य से है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के कल्याणकारी योजना के वितरण और जनता की बेहतर सेवा के लिए सभी संगठनों के डेटा को एकत्रित करने के लिए एक समान डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है हिम डेटा पोर्टल, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो सही आंसर हो गया इसका 17 का बी। नंबर है 18, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया? तो ये किया गया है किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। नाम था फेस्टिवल का सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023। जैसे ही यहाँ पे स्नो आ गया, कोई भी इसमें जम्मू कश्मीर ही लगा था, ठीक है। बाकी जगह तो स्नो होता नहीं है। तो ये जगह का नाम है किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। और कब किया गया था? 29 और 30 अप्रैल को ये 2 दिवसीय सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? तो ये आयोजित किया गया था फ्रांस में, ठीक है। तो ये राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह बनी है, जो कि फ्रांस में ये आयोजित हुआ था, वहाँ पर ये भाग भी ली थी। देखिए शिवांगी सिंह के बारे में अक्सर कन्फ्यूजन रहता, 2 शिवांगी सिंह है, जो कि एक तो वायुसेना में है और एक शिवांगी सिंह है जो कि नौसेना में कार्यरत है। जो नौसेना में कार्यरत है वो शिवांगी सिंह बिहार की मुजफ्फरपुर जिला की रहने वाली है। लेकिन ये शिवांगी सिंह जो है ये वायुसेना की बात हो रही है, तो ये मुजफ्फरपुर वाली शिवांगी सिंह नहीं है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत करिएगा। जो बिहार की है वो नौसेना में कार्यरत है, जिसको कहा जाता है लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, और कहाँ की है? मुजफ्फरपुर के बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती है। और ये शिवांगी सिंह जो है पहली महिला है जो फाइटर प्लेन को उड़ा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत सरकार ने किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था जो सूडान में फंसे हुए थे, वहाँ से लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया गया था। इसमें वायुसेना के 2 C-130 विमान और नौसेना का INS सुमेधा जहाज़ का उपयोग किया गया था। तो याद रखिएगा
ये है सूडान। सूडान के लिए सूडान में जो भारतीय फंसे थे उसको निकालने के लिए। इसी से संबंधित है, देखिए ऑपरेशन गंगा भी चलाया गया था, जो उस टाइम में चलाया गया था फरवरी 2022 में, जो युद्ध में फंसे हुए थे यूक्रेन में, उसको निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। उससे संबंधित और है ऑपरेशन दैव्य शक्ति, ये अफगानिस्तान और तालिबान के कब्जे के बाद जो वहाँ पे फंसे थे भारतीय, उसको निकालने के लिए ऑपरेशन दैव्य शक्ति चलाया गया था 2021 में। उसके बाद वंदे भारत मिशन चलाया गया था मई 2020 में। इसमें कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में जो फंसे हुए थे भारतीय उसको लाने के लिए किया गया था। उसके बाद देखिए एक और ऑपरेशन चला था 2016 में, जिसका नाम था ऑपरेशन संकट मोचन। ये दक्षिण सूडान में जो गिरी युद्ध चले थे और उस टाइम में भारतीय जो फंस गए थे, तो उस टाइम में चलाया गया था ऑपरेशन संकट मोचन। उसके बाद 2015 में एक और ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन राहत, जो कि 2015 में चलाया गया था। इसमें यमन में जब गिरी युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो वहाँ पे जो भारतीय फंसे थे उसको निकालने के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन राहत। फिलहाल ये जो है 500 भारतीयों को सूडान से लाया गया था और इसी में चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, और इसमें कहा जा रहा देश भर में हुई गरुड़ों की गिनती के आधार पर बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें जो कथन है, अगर हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पक्षियों की सूची शामिल हो रिलीज हुआ है डेटा, जिसके आधार पर किया गया तो 720 गरुड़ के साथ बिहार शीर्ष पर है, और बिहार में सबसे ज़्यादा गरुड़ की जनसंख्या है वह भागलपुर में है। ठीक है, इसके अतिरिक्त खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुर क्षेत्र में भी गरुड़ पाया जाता है। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर असम में 650 गरुड़ के साथ भारत के दूसरे स्थान पर है, और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्था जो है ये पटना में बना है। बाकी हम लोग गरुड़ की बात यहाँ पे करें तो इसका देखिए गरुड़ का सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, बिहार में है, ये बिल्कुल सही है। बिहार में गरुड़ों की संख्या कितनी है, 720 है। असम में कितने हैं, तो असम में 650 है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद बिहार के भागलपुर में सर्वाधिक गरुड़ की जनसंख्या है, तो ये भी सही है। तो इसमें से सारे ऑप्शन सही है गरुड़ के बारे में, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर है 22, इसमें कहा जा रहा है इस वर्ष 22 अप्रैल 2023 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या निर्धारित की गई थी। तो देखिए प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को चुना गया, तो हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी को बचाना और इसके वातावरण को संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक करना। यह पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था 1970 में, और उस वर्ष से 22 अप्रैल को हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार जो मनाया गया 2023 में, तो इस दिवस का जो थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लांट, मतलब हमारे ग्रह में निवेश करें, ये थीम था। ठीक है, तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारे ग्रह में निवेश करें। 23, और इसमें कहा जा रहा है हाल ही में आई एक आंकड़े के अनुसार बिहार में सह शिक्षा वाले विद्यालयों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है, तो ये हो गया है 99%। ठीक है, चलिए सबसे ज़्यादा अगर बात करें इसके तहत सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण में है। कितने स्कूल है सह शिक्षा वाले, तो 3607 सह शिक्षा वाले स्कूल है। उसके बाद है मधुबनी में 3259 है, फिर गया में है 3249, फिर मुजफ्फरपुर में है। तो रिपोर्ट के अनुसार राज्य भर में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक कुल लगभग जो है 7,54,066 स्कूल है। ठीक है, और इसमें जो है टोटल 7,44,022 स्कूल जो है यह सह शिक्षा का दर्जा मिला है। सह शिक्षा का अर्थ होता है एक ही स्कूल या कॉलेज में लड़कों और लड़कियों दोनों को शिक्षा देना। तो इसमें जो आंकड़ा बढ़ गया है बिहार में 99%, तो 23 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है। तो देखिए अभी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 16,000 की आबादी पर एक ब्रांच है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग बात करें तो 11,000 आबादी पर एक बैंक का ब्रांच है। तो बिहार की बात हो रही है, तो ये हो गया 16,000 आबादी पर एक बैंक ब्रांच है। 25, मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में मौजूद संख्या में कितने सक्रिय इंटरनेट यूजर है। तो इसके अनुसार जो है 75.9 करोड़ इंटरनेट यूजर है जो कि सक्रिय है। 26, ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा। तो देखिए हाल ही में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित हुआ था एशिया कप
चरण 2 तीरंदाजी। विश्व रैंकिंग में अगर बात करें तो भारत को 14 पदक जीत कर ये शीर्ष स्थान पर रहे थे, मतलब पहले स्थान इसको मिला। ये 14 पदक में 7 स्वर्ण पदक, 5 रजत एवं 2 जो है कांस्य पदक इसको मिला था। तो सही आंसर इसका हो गया ए, पहले स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, लव इन द 90s नामक फिल्म तगिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है, बताएं कि इसका संबंध किस राज्य से है। तो देखिए तगिन समुदाय जो है ये बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में तगुन समुदाय पर आधारित यह फिल्म था जिसका नाम है लव इन 90s। पूरी तरह से तगिन भाषा में बनाई गई है। तगिन भाषा है जो कि बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इस फिल्म में तगुन समुदाय की संस्कृति, जीवन शैली और अन्य पहलू को दर्शाया गया है। इसको जो है तो इस मूवी जो नाम है लव इन 90s नामक फिल्म जो है तगिन समुदाय के द्वारा जो फिल्म बनाया गया है ये बेसिकली तगिन भाषा में है। और ये किरेन रिजिजू के द्वारा 6 मई 2023 को नई दिल्ली में इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया है। और इसके निर्देशक जो है तपेन तमंग है। और ये कहाँ की मूवी है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश से ये संबंधित है। तो 27 का सही आंसर हो गया डी। नंबर है 28, हाल ही में 6 मई 2023 को ब्रिटेन के नए राजा के रूप में किसका राज्याभिषेक किया गया? तो ये किया गया है किंग चार्ल्स तृतीय को। नंबर है 29, पर्यटन स्थल पर स्वस्थ बरकरार रखने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो ये चलाया जा रहा है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ठीक है। नंबर 30 है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा हस्तांतरित वाशिंगटन घोषणा का उद्देश्य क्या है? तो देखिए दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा हस्तांतरित वाशिंगटन घोषणा का उद्देश्य उत्तर कोरिया की क्षेत्रीय आक्रामकता के खिलाफ दोनों देश के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है, जिसमें कोरियाई प्रायद्वीप में एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी को तैनात करने एवं परमाणु सलाहकार समूह का निर्माण करने और दक्षिण कोरिया के परमाणु क्षेत्र में रही प्रगति के विषय में जानकारी प्रदान करना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसमें से दिया क्या? देखिए ए दिया हुआ है युद्ध के समय अपने सैनिकों को स्थानांतरित करने से नहीं, दोनों देशों के बीच परमाणु नाभिक षड्यंत्र को बंद करने से ये भी नहीं है, दोनों देश के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित करने से ये भी नहीं है, अंतरिक्ष खोज और सूचना के आदान प्रदान करना ये भी नहीं है। ठीक है। तो इसका डिटेल हम बता चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, अप्रैल 2023 में स्टार स्पोर्ट ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर या विश्वास दूत नियुक्त किया है? तो ये किया गया है ऋषभ पंत को। ठीक है। स्टार स्पोर्ट का जो एम्बेसडर है कौन नियुक्त हुए? ये हुए हैं ऋषभ पंत जो कि एक क्रिकेटर है। 32, इसमें कहा जा रहा है 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FM कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहर में FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है 9 में। ठीक है। सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर NTPC कांटी मुजफ्फरपुर को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये स्थान है ये स्थान मिला है 33 नंबर का, ये स्थान मिला है 10वां। ठीक है। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय व पहले एशियाई बने हैं? तो ये बने हैं अभिलाष टॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। नंबर है 36 और इसमें कहा जा रहा भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है, देखिए 19 अप्रैल 2023 को भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौता का उद्देश्य है कि भारतीय सेना के सैन्य कार्मिकों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देना। वर्ष 1994 में तेजपुर विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था जो कि असम के तेजपुर में है। मौजूदा समय में भारत में यह चीनी सहित देसी भाषाओं का शिक्षण का एक अग्रणी संस्था है। तो याद रखिएगा कि भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ ये समझौता हुआ है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं 36 नंबर का। 36 नंबर का सही आंसर है सी, तेजपुर यूनिवर्सिटी।
नंबर है 37 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में, सॉरी कर्नाटक में नहीं, ये किया गया है ये किया गया है तमिलनाडु में। सही आंसर है तमिलनाडु। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित हुआ है? तो ये राज्य है तमिलनाडु के विधानसभा में पारित किया गया है फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, हाल ही में बिहार दिवस पर किस व्यक्ति को कर्म कौशल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए पटना में बिहार दिवस पर आयोजित एक समारोह में राज्य सरकार के विशेष गृह सचिव व सचिव जिसको विकास वैभव जो सम्मानित किया गया है, कौशल सम्मान दिया गया है, ये दिया गया है चुनचुन कुमार को। तो सही आंसर है सी चुनचुन कुमार। और इसमें कहा जा रहा है हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को एक्सपॉन्सन करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो ये है बैजू। ये एजुकेशन प्रोवाइड करती है, एजुकेशन से रिलेटेड है। बैजू इस टूर्नामेंट को एक्सपॉन्सर करने वाला दुनिया का पहला डिजिटल एजुकेशन ब्रांड बना है। टूर्नामेंट की शुरुआत 21 नवंबर से हुई थी, ठीक है। और फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को राजधानी दोहा में खेला जाएगा, मतलब खेला गया, ठीक। और विजेता कौन रहे? तो विजेता रहे अर्जेंटीना, फ्रांस को हराकर ये विजेता बने हैं। क्वेश्चन नंबर है 40, किस देश की महिला टीम ने कोलंबिया टीम को हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप खिताब जीता है? तो देखिए ये स्पेन को हराकर जीता है, सॉरी ये जो है किसको, स्पेन को हराकर जीता है। नाम याद रखिएगा, किस देश की महिला टीम ने कोलंबिया टीम को हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है? तो ये स्पेन को हराकर जीता है। ये इस खेल का 7वां संस्करण था, और अगर हम लोग 2018 की बात कर ले तो वो 6ठा संस्करण था, जिसका आयोजन किया गया था उरुग्वे में। क्वेश्चन नंबर है 41, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको चूज करना है। तो ये है देखिए, मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये सही नहीं है। ये एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष, बाकी सब सही है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है, ठीक है, बुक का नाम याद रखिएगा। उसके बाद है वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, सही है। भारतीय संविधान के कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है, ये मूल रूप से इतना ही था, तो इसमें एक ही गलत है, सी नंबर है। 42 नंबर, इसमें कहा जा रहा समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए 6 दिसंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। आईपीसी की धारा 377 एक अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। आईपीसी की धारा 377 के तहत अंग्रेजी शासन के दौरान साल 1861 में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था, इसे अप्राकृतिक अपराध करार दिया गया है। तो ये संबंधित है धारा 377 से, यानी सही आंसर हो गया 42 का ए। क्वेश्चन नंबर है 43, अनुसूचित जनजाति का दर्जा है, तो ये क्या है? देखिए अनुसूचित जाति का जो दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, तो सही आंसर हो गया 43 का बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, और इसमें कहा जा रहा ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति है, क्या है ये? तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होता है वो एक प्रशासनिक प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। 44 का हो गया डी। क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो ये है पंचायती राज पद्धति जो है ये संबंधित है तृणमूल लोकतंत्र से। तृणमूल लोकतंत्र अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध डायरेक्ट लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में के नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये जो है पंचायती राज योजना लागू किया गया था। तो राजस्थान में पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पर ये पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। दूसरा है आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था, ठीक है। ये पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो मिला था 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला था, और इसमें बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है 3 स्तरीय का सुझाव दिया गया था, और अशोक मेहता कमेटी के द्वारा 2 स्तरीय पंचायती राज का जो है ये सुझाव दिया गया था।
बाकी इसको संवैधानिक दर्जा जो दिलाए हैं वो है LM सिंघवी समिति के द्वारा दिया गया था। तो सही आंसर इसका हो गया 45 का सी। तृणमूल लोकतंत्र का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। है 46 और इसमें कहा जा रहा है भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। तो ये किया गया है बी 52वें संविधान संशोधन। इसका जो संशोधन हुआ था 52वें संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। और ये जो मेंशन है शेड्यूल 10 में ये मेंशन किया गया है। दल विरोधी कानून इसमें बनाया गया है, दल बदल विरोधी कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर और इसमें कहा जा रहा है संविधान के संशोधन की पहल की जा सकती है। तो ये संविधान के संशोधन का पहल किसी भी संसद के किसी भी सदन में राज्यसभा या लोकसभा के अंतर्गत किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो सही आंसर इसका हो गया 47 का डी। एक सेकेंड, 47 का सही आंसर हो गया डी। ठीक है, किसी भी संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो ये संविधान संशोधन का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। ये जो लिया गया है आर्टिकल 368 लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 48 इसमें कहा जा रहा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो ये जो है राज्य के सशस्त्र बल ये शामिल नहीं है, बाकी वायुसेना, नौसेना एवं थल सेना सभी सम्मिलित है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में सशस्त्र बल की परिभाषा के अंतर्गत नौसेना, थल सेना और वायुसेना और संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल शामिल है। यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था, जिसमें राज्य के सशस्त्र बल को शामिल नहीं किया गया था। तो 48 का आंसर हो गया बी। 49 और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति किया गया था। तो देखिए ये है उच्चतम न्यायालय में एकमात्र महिला न्यायाधीश जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थी, जिन्होंने राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल 2010 में नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थी। इससे पूर्व जस्टिस फातिमा बीबी थी, फिर जस्टिस सुजाता मनोहर तथा जस्टिस रूमा पाल भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुकी है। 13 सितंबर 2011 को रंजन गोगोई देसाई जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे तथा वे सर्वोच्च न्यायालय की 5वीं महिला न्यायाधीश है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है चौथी महिला न्यायाधीश, चौथी महिला कौन थी। तो ये जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थी। 50 नंबर इसमें कहा जा रहा संसदीय प्रतिक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है। तो देखिए गिलोटिन एक समापन का एक रूप है, मतलब कि समाप्त किया जा सकता है ऐसा कुछ, विधेयक पर बहस को बंद कर देना, यही मतलब होता है गिलोटिन का संसदीय प्रक्रिया में। तो इसको आप याद रखेंगे। 51 और इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है। तो ये है कौन, मोटे अनाज। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक केंद्र के द्वारा चलाया गया योजना है जो वर्ष 2011-12 तक गेहूं, चावल और दलहन का क्रमश 10.82 मिलियन अतिरिक्त उत्पाद प्राप्त करने से लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था। उस समय इसमें मोटे अनाज का शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत ये जो है नहीं आता है, बाकी चावल, गेहूं, दलहन ये सब आता है। 52 इसमें कहा जा रहा है भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो ये किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2011-12 में। क्वेश्चन है 53 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है। तो ये डायरेक्टली संबंधित है डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्रा से, जिसको हार्ड करेंसी कहा जाता है। सही आंसर हो गया है 53 का सी। क्वेश्चन है 54 नंबर, भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष कौन थे। देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो ये जो थे रघुराम राजन जी थे। तो सही आंसर हो गया इसका डी, रघुराम राजन। योजना आयोग द्वारा वर्ष 2008 में रघुराम राजन की अध्यक्षता में गठित वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। कमेटी को वित्तीय सुधार की अगली पीढ़ी के संबंध में सुझाव देना था। तो ये इसके अध्यक्ष बने थे रघुराम राजन। 55 और इसमें कहा जा रहा भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ये बनाया गया था GV रामकृष्णन को। ठीक है,
विनिवेश की प्रक्रिया के तहत सरकार सार्वजनिक उपकरण में अपने हिस्से की पूंजी को बेचकर अपना अंश पूंजी में कम करती है। वर्ष 1996 में जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। तो सही आंसर हो गया आपका ए। और 1999 में इस आयोग ने 58 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के बारे में अपनी सिफारिश दी, जिसमें से यह कहा गया कि 41 मामले में सार्वजनिक विक्रय की अपेक्षा रणनीति विक्रय का प्रयोग करना चाहिए। इसमें केवल 5 सार्वजनिक उद्यम में सार्वजनिक विक्रय की नीति की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 56 और इसमें कहा जा रहा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है। तो इसको जो किया जाता है भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, ये मैरिस डी मैरिन के द्वारा किया जाता है। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 56 का सही आंसर है सी, मैरिस डी मैरिस है 56। और इसमें कहा जा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में कौन से अभियान का शुभारंभ किया था। तो ये किया गया था स्वच्छता ही सेवा। क्वेश्चन नंबर है 58 और इसमें कहा जा रहा है कपाट का संबंध है। तो देखिए कपाट का जो संबंध है ये संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से ये संबंधित है। 59 और इसमें कहा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधा देने की नीति का समर्थन किसने किया था। तो ये देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा देने की नीति का समर्थन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। और इस हेतु उन्होंने 4 प्रकार की संपर्क मुहैया कराने की बात कही थी। उन्होंने वास्तविक संपर्क, इलेक्ट्रॉनिक संपर्क तथा ज्ञान के संपर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संपर्क से जोड़ा जा सकता है, ये उन्होंने सुझाव दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर है 60, इसमें बेसिकली फुल फॉर्म पूछा जा रहा है ट्रिप्स का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, तो 60 का सही आंसर हो गया बी। नंबर 61 है, इसमें कहा जा रहा सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए सोनार जो है, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेयरिंग का प्रयोग बेसिकली नौचालकों द्वारा किया जाता है। और सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए एक उच्च आवृत्ति की जो तरंग छोड़ा जाता है, गहराई से टकरा के जब ऊपर आता है तो पता चलता है कि वो वस्तु कहाँ पर एग्जैक्टली है। तो याद रखिएगा इसको किसके द्वारा, नौचालकों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 62 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्न में कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो ये राशि है भूकंप की तीव्रता नापी जाती है रिक्टर स्केल पे। नंबर क्वेश्चन दिया है, ये कथन और कारण वाला दिया हुआ और दोनों अलग अलग पेज में है। तो हम लोग पहले यहाँ पे कथन देख लेते हैं। कथन कह रहा है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग कारण देख लेते हैं। यहाँ पे कारण दिया हुआ है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन उसका जो 1/6 भाग है। जब चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, सभी को पता है यह पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान से 1/6 भाग होता है। इसीलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उनके भार का 1/6 भाग होता है। इस प्रकार कथन जो है सही है, परंतु कारण जो है सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। है 64 और इसमें कहा जा रहा है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। तो देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि पृथ्वी पर अगर पलायन वेग की बात करें तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का होता है। तो इसका बेसिकली आंसर जो हो जाएगा, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग के कम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 64 का ए। नंबर है 65 और इसमें कहा जा रहा है बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है। तो इसका सरफेस टेंशन के चलते ये जो चढ़ता है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 65 का सी। साइंस का क्वेश्चन है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसके दृष्टि पटल पर उसका प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, ये कन्वर्सन से क्वेश्चन पूछा गया है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा।
तो देखिए जब सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का संबंध जो हम लोग दर्शाते हैं वो फार्मूला होता है। वो फार्मूला एक बार आप लोग देख लीजिएगा, F = 9/5C+32 ये होता है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको आएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को ये हम फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहे हैं, तो ये आ रहा आंसर। ठीक है, 68 और इसमें कहा जा रहा है वायु में ध्वनि की तरंग होती है। तो वायु में ध्वनि की तरंग कैसी होती है? तो वो होती है अनुदैर्ध्य तरंग। 68 का सही आंसर हो गया सी। नंबर है 69 और इसमें कहा जा रहा है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है कि देखिए जब टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। तो सही आंसर हो गया इसका 69 का ए। क्वेश्चन नंबर है 70 और इसमें कहा जा रहा है समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो समान ट्यूबलाइट जो घर में हम लोग जलाते हैं, ये कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवार पर फॉस्फर का लेप चढ़ा दिया जाता है और ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे आर्गन मरकरी इसके वाष्प भर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया आर्गन के साथ मरकरी वेपर इसमें भरा जाता है। तो सी इसका सही आंसर है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? तो देखिए इसमें जो है अगर बात करें कांसा में, पीतल में 68 से लेकर 71% तक तांबा होता है, शेष जस्ता होता है। कांसे में लगभग 90% तांबा जबकि 12% टीन होता है। और जर्मन सिल्वर की अगर हम लोग बात करें तो तांबे की उपस्थिति 50% तक होता है और गन मेटल में 85% तक तांबा होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? कांसा। ठीक है, कांसा में 68 से लेके कांसा में 90% तक होता है, 12% टीन होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में भी हम लोग बात किए, जर्मन सिल्वर में कितना 50% तक होता है और कांसा में लगभग 90%। क्वेश्चन नंबर है 72 और इसमें कहा जा रहा है स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो देखिए जब स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है या धब्बा रहित लोहा या एवं मिश्र धातु है जिसके संघनन तत्व इस प्रकार है, जैसे आयरन मिलाया जाता है, आयरन जो होता है लगभग 90%, फिर क्रोमियम 10% लगभग, मैग्नीज थोड़ा सा 0.35%, फिर कार्बन मिलाया जाता है 0.25%। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता, बाकी निकेल, कार्बन एवं मैग्नीज मिलाया जाता है। तो 72 का सही आंसर हो गया ए, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, जब इसमें क्या करता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सिलिकॉन में टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो इसका रेसिस्टेंस जो है डिक्रीज करेगा। नंबर है 73 और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम आयु प्रदूषक करता है? तो ये है कौन सा? हाइड्रोजन। डीजल, मिट्टी का तेल और कोयला तो सबसे ज़्यादा करता है, हाइड्रोजन सबसे न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। तो सही आंसर हो गया 73 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर और इसमें कहा जा रहा है नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। तो देखिए ये जो है स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा जो है अप्रभावित रहती है। तो सही आंसर हो गया इसका सी, लेकिन उसका उतना कुछ डिटेल दिया हुआ नहीं इसलिए हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं। सभी को पता होगा, एक सेकंड सॉरी, ये भी क्वेश्चन सभी को पता होगा, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से। भोपाल स्थित यूनिट कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। और ये कब हुआ था ये मुझे कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर और इसमें पूछा जा रहा है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो देखो नींबू में जो है होता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये सभी को पता होगा। यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी की कमी से शरीर में स्कर्बिक नाम के रोग हो जाता है, जो दांत के मसूड़ों में ब्लड आने लगता है, उसी को स्कर्बी नामक रोग कहा जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, जबकि टर्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया 76 का सही आंसर हो गया डी, साइट्रिक अम्ल के कारण जो नींबू होता है वो खट्टा होता है। 77 इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो पेट्रोलियम पदार्थ जो है प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत रखे गए हैं। ये पृथ्वी के भीतर दबे जीवाश्म से निर्मित होता है। तो सही आंसर हो गया उसका पेट्रोलियम।
क्वेश्चन नंबर है 78। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान, देखिए ये जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है इसे कंफ्यूज नहीं करना है, ये रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है। जो घरों में रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है, तो ये गैस है फ्रेऑन, ठीक है, फ्रियोन कहा जाता है बेसिकली इसको। तो 78 का हो गया आंसर सी। क्वेश्चन है 79 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, तो देखिए ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्लड में मिल जाता है तो ये जो है एक अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, और जिससे क्या होता है ब्लड गाढ़ा हो जाता है और इससे ब्लड के प्रवाह में दिक्कतें आती है और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है, तो ये है लैक्टिक अम्ल। और यही एक लैक्टिक अम्ल है जो कि अगर हमारे शरीर में जॉइंट पे अगर एकत्रित हो जाते हैं तो उसके चलते थकावट भी महसूस होती है, और मांसपेशी में जब दौड़ते हैं और जो क्रैम्प होने लगता है हमारा बॉडी या पैर, वो लैक्टिक अम्ल के चलते ही होता है, ठीक है। और ये दूध से दही बनने के दौरान भी ये अम्ल जो है बनता है, तो सही आंसर है इसका लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। शल्य क्रिया में प्लास्टिक का क्या मतलब होता है, तो ये होता है कूल्हे को जोड़ने का प्रतिस्थापन करना। ये जो बेसिकली क्या करता है, इसमें दर्द से छुटकारा दिलाना होता है इसका, और चलने की क्षमता को ठीक करना तथा मांसपेशी की शक्ति को सुधारना इसका मतलब होता है। तो सही आंसर हो गया 81 का सी। क्वेश्चन नंबर है 82 नंबर। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है, तो पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 82 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर है 83 नंबर। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है, तो देखिए सफ़ेद अनाज होता है जो मार्केट में अनाज मिलता है, तो उसमें पॉलिश किए हुए चावल, गेहूँ, आटा इत्यादि मिलता है जिसमें थायमिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है। यदि मानव आहार में ये चीज़ शामिल ना हो तो शरीर में थायमिन की कमी हो जाती है और बेरी नाम का एक बीमारी हो जाता है, जो थायमिन अर्थात विटामिन B1 की कमी हो जाता है शरीर में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या है। जब थायमिन की कमी होगी मतलब विटामिन B1 की कमी होगी तो बेरी नाम का रोग हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 कक्ष होते हैं। अगर एक 24 घंटे में अगर हम लोग बात करें तो 1 लाख बार धड़कता है हमारा दिल, ठीक है। और एक समान मनुष्य में समान हृदय जो होता है प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है, और इसमें 4 का जो है मुख्य कक्ष में विभाजित होते हैं। तो 84 का सही आंसर हो गया आपका बी। नंबर है 85। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। जिसका किडनी खराब होता है उसको डायलिसिस किया जाता है, जो खून का शुद्धिकरण डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। नंबर है 86। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, ये क्या है एक, तो देखिए एक प्रकार का ये जो है अमीनो अम्ल है जिसका स्राव होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो थायरॉक्सिन है ये क्या है, एक एमिनो अम्ल है। क्वेश्चन है वन लाइनर के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब कि वन लाइनर के तरह ये क्वेश्चन है। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, तो कोला में पर्याप्त मात्रा में होता है कैफीन, और कॉफ़ी में भी कैफीन होता है, ठीक है। निकोटीन किस में होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, पीलिया से कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है, तो ये अंग है यकृत। सॉरी एक सेकेंड, तो इससे कौन प्रभावित होता है, तो ये है यकृत। पीलिया एक घातक रोग है जिसमें यकृत प्रभावित होता है। इस रोग में यकृत कोशिका रक्त से जो होता है एक जिसको बोला जाता है बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाता है, और ये पीला कलर का ये रुधिर होता है जो कि पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे त्वचा जो है पीला कलर का हो जाता है। तो पीलिया से दुष्प्रभावित कौन सा अंग हो रहा है, तो ये हो रहा है यकृत। 89 नंबर। और इसमें कहा जा रहा है
कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिसमें दिया हुआ है वर्षा, बहती हवा, उड़ती धूल और पक्षी। उपयुक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं? तो देखिए, पादप रोग विज्ञान जो होता है उसको कहा जाता है फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, ये एक ग्रीक शब्द है जो कि 3 शब्द से बना हुआ है। पैथोन का मतलब होता है पादप, और पैथोस का मतलब होता है रोग, और लोगस का मतलब ज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ ये है कि पादप रोगों का जो ज्ञान या अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत पादप रोगों का जो है लक्षण, कारण, रोग से हानि और उसके नियंत्रण कैसे किया जाए, ये अध्ययन किया जाता है। विभिन्न रूप से विषाणु, जीवाणु तथा कवक आदि जो है ये पादपों के प्रमुख रोगाणु है, जिसके प्रसार के जो किसी माध्यम से तो प्रसार होगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो या तो ये पक्षी के द्वारा लाया जाता है, या उड़ती हुई धूल के द्वारा लिया जाता है, या बहती हुई हवा या वर्षा के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? उपयुक्त में से एक से अधिक सब जो है पादप रोग फैलाने का एक कारण है। ठीक है, इसी से क्या होगा, वायरस या बैक्टीरिया जो भी एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो उसमें जो रोग होगा उसी को पादप रोग कहा जाता है। ये सब सारे जो है फैक्टर है फॉर पादप रोग फैलाने के। 90 नंबर, जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीकी विकसित हुई है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जीन प्रतिचित्रण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 91, और इसमें कहा जा रहा है आम्र वर्षा संबंधित है, मैंगो सावर बेसिकली इसको कहा जाता है। तो आम्र वर्षा या मैंगो सावर कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा के जो फुहार होते हैं उसी को कहा जाता है, जो कि आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की जो फसल है वो अच्छी हो जाती है, जिसे मैंगो सावर के भी नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया आम की फसल से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि के पीएच मान कितना होना चाहिए? देखिए, मिट्टी का पीएच मान कम होना मतलब मिट्टी का अम्लीयकरण होना। अगर पीएच मान का अधिक हो जाना 7 से, तो इसका मतलब क्या है? क्षारीय बनाना। ठीक है, तो अत्यधिक अम्लीय या फिर अत्यधिक क्षारीय नहीं होना चाहिए, मतलब समान फसलों के लिए उपयुक्त होती है। समान फसल उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान जो होना चाहिए 6 से लेकर 7 के मध्य में होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा अम्लीयता होना चाहिए इसमें। तो 92 का सही आंसर हो गया आपका सी, 6 से 7। 93, इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो कौन सा इसमें वृक्ष है? तो ये है देवदार का ट्री। देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, और कितनी ऊंचाई पर? तो लगभग 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये इसके मध्य में ये पाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया आपका ए, देवदार का ट्री। 94 नंबर, लीसा प्राप्त होता है। तो लीसा प्राप्त होता है ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, लीसा। नंबर है 95, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो देखिए, तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी से जल पूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु की चेन्नई नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। तो इसका नाम क्या है? तेलुगु गंगा परियोजना। तो ये संबंधित है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक से। क्वेश्चन नंबर है 96 नंबर, मेजा बांध का निर्माण हुआ है। तो मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर स्थित है। तो ये है, देख लीजिए, पहला ही आंसर है ये, कोठारी नदी पर स्थित है मेजा बांध, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये आता है। 97 नंबर, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, किसका है ये? तो ये है मूंगफली का। पेगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? परागकण के बाद फूल के जो अवशेष भाग के आधार का जो पेग निकलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़ जाकर जो कि जमीन के भीतर वृद्धि करता है। मूंगफली एक प्रमुख तिलहन फसल है। यह वनस्पतिक प्रोटीन एवं स्वास्थ्य मतलब प्रोटीन का एक बहुत अच्छा ये स्रोत माना जाता है। तो सही आंसर हो गया, पेगिंग क्या है? एक लाभकारी प्रक्रिया होता है। जब भी मूंगफली का पेड़ होता है तो इसमें जो कुछ पत्ती होता है वो नीचे की तरफ चली जाती है और ये फिर से ये ग्रो कर जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है पेगिंग। नंबर है 98, भारत के किस राज्य में कहवा
रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है। तो देखिए, कहवा का उत्पादन करने वाले राज्य हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पूर्वोत्तर के कुछ राज्य जो रबर का उत्पादन करता है। रबर का उत्पादन की अगर हम लोग बात करें तो ये केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम और नागालैंड के क्षेत्र में ये उगाया जाता है। उसके बाद तंबाकू की अगर हम लोग बात करें तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है गुजरात और तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। फिर उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। अगर हम लोग इसमें अगर बात कर ले तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु ये तीनों फसलों की कृषि उगाई जाती है। तो जिसमें क्या है, तमिलनाडु तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो ये क्या होगा, कर्नाटक। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कहवा, रबर, तंबाकू सभी की खेती यहाँ पर की जाती है। तो सही आंसर हो गया डी 98 का। है 99, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो देखिए, ये 19वीं सदी में ये भागीरथी घाटी में ये राजमा और आलू उगाया गया था और इसका श्रेय जाता है, मतलब एक पहाड़ी राजा हुआ करता था जिसका नाम था विल्सन। ठीक है, तो इसी को जाता है ये श्रेय। राजा नहीं कह सकते, गोड़े व्यक्ति थे जो यहाँ पर बसे थे, इसी के द्वारा राजमा और आलू की खेती की गई थी पहाड़ी क्षेत्र में। तो 99 का आंसर हो गया विल्सन। 100, इसमें पूछा जा रहा कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में अवस्थित है और यहाँ पे एक नदी बेसिन है और उस नदी का नाम है सहदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है बेसिकली ये, और ये 530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो ये कोरबा कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन हम लोग मैथ का करने वाले हैं जिसका हम बस आंसर बताएंगे, आप लोग उसको करके मिला लीजिएगा। तो 101 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर है सी 2000। 102 नंबर का आंसर है 2% हानि। 3 नंबर का सही आंसर है ए 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 नंबर का सही आंसर है 0.5। 105 नंबर का सही आंसर है सी 3। 106 नंबर का सही आंसर है बी 2%। 107 का सही आंसर है सी 6 वर्ष। 108 का सही आंसर है सी 41। 109 नंबर का सही आंसर है बी 37। 110 नंबर का हम लोग इस साइड देखते हैं क्या दिया है आंसर। 10 नंबर का सही आंसर दिया है बी 5 घंटा 20 मिनट। 111 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। मतलब जितने ऑप्शन दिया है इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिए, बिहार के मनेर में जो स्थित है शाह दौलत का मकबरा, इसके संबंध में इसमें जो अगर बात करें तो ये लाल पत्थर से बना हुआ है और इस पर अकबर के अधीन विकसित जो संश्लेषित शैली का प्रभाव है। तो देखिए, इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, तो ये भी सही है दूसरा स्टेटमेंट। यह तालाब के बीचों बीच स्थित है, तो नहीं, ये तीसरा नंबर गलत है। इसका इस स्थान पर अब मदरसा है, नहीं, वह अभी भी वहाँ पर मकबरा ही है। तो इसका सही आंसर जो हो गया एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इसका सही आंसर हो गया 111 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा है, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था। तो ये किया गया था, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, 19 जून 2002 को ये स्टार्ट किया गया था बिहार की पहली जनशताब्दी ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है इबन बख्तियार खिलजी को माना जाता है। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य सेनानायक था। तो इसका सही आंसर हो गया 113 का बी इबन बख्तियार खिलजी। नंबर है 114 नंबर, बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था। तो देखिए, अगर हम लोग पुराणों के अनुसार बात करें तो बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार ने मगध के यश और सम्मान के वैवाहिक संबंधों और विजयों के माध्यम से काफ़ी बढ़ाया। उनकी एक रानी कौशल देवी थी और जो कि राजा प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरी रानी थी चेलना, जो कि वैशाली के राजा जो चेतक थे उसकी पुत्री थी। और तीसरी रानी थी मद्र देश की कुरु की राजकुमारी क्षेमा थी।
तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को परास्त कर अंगराज पर भी विजय प्राप्त की थी। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो बिंबिसार की 3 बीवियाँ थी। जो पहली थी कौन, कौशला देवी चेलना, और तीसरा जो थी क्षेमा, जो कि पंजाब से थी। तो सही आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इसका सही आंसर हो गया 114 का। क्वेश्चन है 115 नंबर, आर्यभट्ट का संबंध निम्न में से किस नगर से था। तो देखिए आर्यभट्ट जो है प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद थे और गणितज्ञ भी थे। उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की और जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया। उसका जन्म हुआ था कुसुमपुर में। कुसुमपुर का मतलब है कि पाटलिपुत्रा। तो ये इसका संबंध किससे था, तो ये पाटलिपुत्रा से था। सही आंसर हो गया 115 का डी। क्वेश्चन नंबर है 116, इसमें कहा जा रहा है अंग महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी जो थी वो चंपा, जो कि वर्तमान मुंगेर और भागलपुर के आसपास के इलाकों को कहा जाता था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो महाजनपद काल में 16 महाजनपद उभर के आए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें से 3 महाजनपद बिहार में अवस्थित था। पहला था मगध साम्राज्य, दूसरा था अंग साम्राज्य, और तीसरा था बिज्जी महासंघ, जो कि वैशाली के आसपास था। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, तो 2 बुक है। एक है आपका बौद्ध धर्म का बुक जिसको अंगुत्तर निकाय कहा जाता है, और एक है जैन धर्म का बुक, उसमें भी इसकी जानकारी हमको प्राप्त होता है। तो वो कौन सा बुक है, नाम बताते हैं आपको, भगवती सूत्र नाम है किताब का। क्वेश्चन नंबर है 117 नंबर, सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था। तो देखिए सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनी का पाटलिपुत्रा में आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सही आंसर हो गया 117 का ए। क्वेश्चन नंबर है 118, नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता निम्नलिखित में से किसने लगाया था। तो ये लगाया गया था कनिंघम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 119 नंबर, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता के उत्कृष्ट होने पर सत्यसेन मित्र साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। वो जिला कौन सा है, तो वो जिला है मुजफ्फरपुर जिला को चुना गया है। 120 और 120 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित किया। तो देखिए वीर कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार कर अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित किया। वीर कुंवर सिंह 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। वे 30 वर्ष की उम्र तक वे लड़े, 80 वर्ष की उम्र से वो लड़ना प्रारंभ किए थे और विजय भी हासिल किए। ठीक है, वे राजपूत की उज्जैन शाखा से संबंधित है। तो 120 का सही आंसर हो गया सी आड़ा। नंबर है 121 नंबर, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये कब पारित हुआ था, तो देखिए ये हुआ था 23 मार्च 1940 को ये पारित किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर के अधिवेशन में। ठीक है, मतलब प्रसिद्ध पाकिस्तान का प्रस्ताव इसी में पारित किया गया था। तो सही आंसर हो गया इसका 121 का बी 1940। नंबर है 122, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो देखिए ये सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जब कलकत्ता में हुए थे अधिवेशन, तो उसी टाइम में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया था और उसी के साथ सितंबर 1920 में स्टार्ट हुआ था खिलाफत आंदोलन। तो सही आंसर हो गया 122 का सी। नंबर है 123 नंबर, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं थे। तो देखिए अवध में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी जिसमें आंदोलन चला था, काफ़ी सक्रिय भी रहे थे और उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया था। संगठन को नाम दिया एक किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से यूपी में किसान सभा की स्थापना हुई थी और जवाहरलाल नेहरू इस किसान सभा से संबंधित नहीं थे। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसका ए। बाकी गौरी शंकर मिश्र, उसके बाद आपका ये है इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से हुआ था यूपी किसान सभा का स्थापना। क्वेश्चन नंबर है 124, इसमें कहा जा रहा है निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें पहला कथन दिया हुआ है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में को हुआ था।
तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने ही शुरू की गई थी, बिल्कुल सही, ये गांधी जी के ही द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था, कोई अगर जान रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद है तीसरा स्टेटमेंट, जाति विहीन अछूतों की दशा को सुधार लाने के लिए उन्होंने कठोर संघर्ष किया, ये भी सही बात है। और डी है असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा ही शुरू किया गया था, तो ये भी सही है। मतलब ए बी सी डी सारे इसमें सही है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 125 नंबर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, यही बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष, और वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने, और ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी रह चुके हैं। तो सही आंसर हो गया 125 का डी, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल जे पटेल। 26 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। तो देखिए मार्च 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई, तो उनका कार्य था भारत में ब्रिटिश शक्ति को समेटना था तथा उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत मतलब देना था। तो इसके संबंध में कौन सा ये सही आंसर है, तो सही आंसर है बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की हिदायत के साथ। देखिए पहला दिया हो कांग्रेस के विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ नहीं। ठीक है, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ नहीं, तो ये क्या था ये, तो इसका सही आंसर है बी, ये आए थे और यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ ये इंडिया आए थे। तो सही आंसर हो गया 126 का बी। 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी। तो देखिए वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी हुई, मतलब यहाँ पे चला था, और इसमें पैरवी कैलाश नाथ कुंजरू, सरतेज बहादुर सुप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भुल्ला भाई देसाई आदि कर रहे थे। इस वकील के समूहों के जो अध्यक्ष थे तो वो थे कौन, भुल्ला भाई देसाई के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो गया 127 का ए। 128 नंबर, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया था। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा, और उस दिन जो है देशव्यापी रूप में हड़ताल हुआ। और इसी क्रम में जब वो लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, कहाँ पर, लाहौर में, तब उस पर लाठीचार्ज हुआ, उसी के क्रम में ये घायल हुए थे। तो 28 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर है 129 नंबर, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान जो है CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अपनी वकालत छोड़ दी थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को सफलता भी मिली। तो इसमें जितना नाम दिया है उसमें से कौन है, CR दास, मतलब चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के द्वारा ये वकालत छोड़ दिए थे। तो सही आंसर है 129 का डी, चित्तरंजन दास। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मोतीलाल नेहरू भी छोड़े थे, राजेंद्र प्रसाद भी छोड़े थे, जवाहरलाल नेहरू भी छोड़े थे, और विट्ठल भाई पटेल भी छोड़े थे। क्वेश्चन नंबर है 130 नंबर, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत के प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे। एक सेकेंड, किसने महात्मा गांधी को आदेश, हाँ तो एक बार और पढ़ देते हैं क्वेश्चन। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे। तो ये कहा गया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी को हिदायत दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, और इसी को पॉलिटिकल गुरु भी मानते हैं महात्मा गांधी के। क्वेश्चन नंबर है 131 नंबर, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था कि अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था, और यही मेन वजह था कि 1907 वाले सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होना। 132 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। ये तो सभी को पता होगा, आई थिंक लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था।
बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। और निर्णय की घोषणा कब हुई थी, तो ये भी पूछा जाता है। 20 जुलाई 1905 को निर्णय का घोषणा किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त भी किया और इसी साल कलकत्ता से कैपिटल ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली। तो सही आंसर कौन हो गया इसका, 132 का लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर है 133 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, कौन थे वो? तो देखिए इसका जो सही आंसर है ए है भगत सिंह। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चंद्र बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को पुनर्गठित करने का कार्य प्रारंभ किया और सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। ठीक है, है 134। इसमें कहा जा रहा है वर्ष 1990 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो देखिए लाला लाजपत राय ने लाहौर से उर्दू दैनिक का शुभारंभ किया जिसका नाम था वंदे मातरम। सही आंसर हो गया इसका बी। 135 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश करने को तर्जहीन कर दिया जाना। बाकी प्राकृतिक संसाधन की तो कमी नहीं थी, भारी उद्योग को उस टाइम में अभाव था थोड़ा, लेकिन विदेशी पूंजी में भी कमी थी। तो मेन कारण क्या था? इसका सही आंसर होगा 135 का सी। नंबर है 136 नंबर, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका जो स्थापना किया गया था, अगर हम लोग बात करें, एक सेकेंड, ये जो है एक राजपूतों से संबंधित एक ये वंश था जो इसमें राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। इसमें गुज्जरों की जो संबंधित होने के कारण इसका इतिहास में नाम रखा गया, गुज्जर प्रतिहार वंश इसका नाम पड़ा। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो थे नागभट्ट प्रथम। तो याद रखिएगा गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। नंबर है 137 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया था? तो ये करवाया गया था धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, धर्मपाल के लेख से ये ज्ञात होता है कि सोमपुर महावीरा का निर्माण करवाया गया था धर्मपाल के द्वारा। पाल शासक के थे, लास्ट रूलर धर्मपाल। 138 नंबर, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो वो कौन सा है? तो वो है पंचतंत्र। और पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। ठीक है, और ये मुगल काल में पंचतंत्र को फारसी में भी अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन है कि संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो ये संगम आयोजित किया गया था तमिलनाडु के मदुरई में। तो इसमें जो हुआ था पहला संगम हुआ था मदुरई में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो अगस्त ऋषि किए थे। और दूसरा संगम कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कपाटपुरम में किया गया था, और इसके भी अध्यक्षता जो किए थे वो अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था। तृतीय संगति हुआ था मदुरई में, और इसका अध्यक्षता किए थे कनिक्कर के द्वारा। तो याद रखिएगा पहला और तीसरा जो संगम हुआ था ये हुआ था मदुरई में। क्वेश्चन नंबर है 140 नंबर, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो ये वंश थे चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में जो है महिलाओं को भी अवसर दिया जाता था प्रशासनिक सेवाओं में। क्वेश्चन नंबर है 141, इसमें कहा जा रहा है दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इसमें सबसे प्रसिद्ध बिमल बराही मंदिर है, चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, तो इस कहाँ पे? माउंट आबू राजस्थान में है। नंबर है 142 नंबर, आज की भारत में ह्वेंसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसकी एक रचना थी ह्वेंसांग की। ये चीनी यात्री थे और जब इंडिया आए थे तो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखे थे जिसका नाम था सियुकी की।
इसकी रचना की गई थी ह्वेंसांग के द्वारा। नंबर है 143 नंबर, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो उस टाइम में भारत का शासक हुआ करता था इल्तुतमिश। उसी टाइम में चंगेज खां उत्तरी सीमा तक आए, फिर वहाँ से वो लौट गए। में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो गलत है उसको खोजना है। तो देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये शासक का जो नाम दिया हुआ है, जब अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण समय हुआ था तो उस टाइम में देवागिरी का जो शासक हुआ करता था वो हुआ करता था शंकरदेव। तो पहला सही है। दूसरा अगर हम लोग बात करें, तेलंगाना में था काकतीय वंश का शासक, और यह शासक का जो है प्रताप रुद्र देव जो थे इनके शासक थे, और इसकी राजधानी वारंगल हुआ करता था। तो देखिए यहाँ पे जो बी नंबर है ये गलत है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? प्रताप रुद्र देव थे यहाँ के शासन वारंगल के। बाकी उसके बाद हम लोग अगर बात करें होयसल का बात करें तो वीर बल्लाल यहाँ के शासक हुआ करते थे। मदुरा का हुआ करता था वीर पांड्या। तो ये सारे सही है बी को छोड़ के। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? बी। ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर, निम्न में कौन सी भूमि उत्पाद पर कर लगने वाले को इंगित करता है? तो देखिए इसमें 4 गो ऑप्शन दिया है, उपयुक्त में से कूटों के द्वारा उत्तर को चयन कीजिए। देखिए पहला इसमें खराज है। खराज क्या हुआ करता था? देखिए उसके बाद अगर हम लोग खुम्स की बात करें, ये जो आप देख रहे हैं खुम्स 2 नंबर पे, तो ये खुम्स जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था। ठीक है। खुम जो था वो लूट का धन होता था जो युद्ध में शत्रु राज की जनता से लूटा जाता था। तो सबसे पहले क्या हो गया? 2 छट गया। ठीक है। तो ये लूट का माल हुआ करता था खुम्स, और इसमें क्या होता था, जब जो हारे हुए होता था जो राज, उसके जनता से लूटा जाता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था तथा शेष भाग जो है 1/5 ये राजकोष में जमा कर दिया जाता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे 4/5 भाग राजकीय कोष में रखा और 1/5 जो है सैनिकों को देना प्रारंभ किया। ठीक है। सिकंदर लोदी ने गरे हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स अलावा अन्य भूमि जो खुम्स के अलावा है सब जो है ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर से इंगित करता है। तो खराज भी यही है, जो भूमि उत्पादन है ये कर है, उसर भी वही है और मुक्तई भी वही है। खुम्स को छोड़ के बाकी सब इसमें जो है वो भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करता है। तो सही आंसर हो गया बी 1, 3 एवं 4। नंबर हो गया 146 नंबर, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो उसको कहा जाता था चौधरी। किस काल में? तो ये सल्तनत काल की बात हो रही है। ठीक है। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो कि स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। 147 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रण किया था? तो ये कवि था अमीर खुसरो। है 148 नंबर, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो देखिए शाहजहां के छल से अहमदनगर पर अधिकार किया गया। निजाम शाही सुल्तान हुसैन निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया गया और 1632 में शाहजहां ने महाबत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी गई तथा अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपये घूस देकर दौलताबाद दुर्ग प्राप्त कर लिया। दौलताबाद दुर्ग का जो पतन अहमदनगर राज का पतन था। सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार अहमदनगर के निजाम शाह का अंत हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया आपका बी, अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन खां को आजीवन कारावास दे दिया और ये किया गया था किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। 148 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर है 149 नंबर, इसमें कह रहा है शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासक देखा था वो कौन था? तो वो थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। 149 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर है 150, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष पर द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो ये पानीपत की प्रथम लड़ाई में ये किया गया था। ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध लड़ा गया था।
ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1556 को, ठीक है। इसी में पहली बार जो है तोपों का प्रयोग किया था बाबर, और बाबर की इसमें विजेता हुई। तो 150 का सही आंसर हो गया ए। तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यही ख़त्म होता है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और सेशन और जो लोग नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।